हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट क्लास 7 का साइंस से जो चैप्टर है पादपों में पोषण न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। और ये सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि पोषक क्या होता है। जो घटक यानी कि जो न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होते हैं उन्हें हम पोषक कहते हैं। आपने पढ़ा होगा अभी कक्षा 6 में भोजन के घटक सेकंड चैप्टर था, वही घटक हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज भोजन के घटक हैं। और ये भोजन के घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, तो इन्हें पोषक कहते हैं, यानी कि इन्हें न्यूट्रिशन कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो। पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। एनिमल्स अपना भोजन बनाने के लिए या तो प्लांट्स पे निर्भर करते हैं या दूसरे जीव जंतु पे निर्भर करते हैं। वही हमने अभी पढ़ा था शाकाहारी, सर्वाहारी और मांसाहारी। अब सबसे पहले पढ़ते हैं पादपों में पोषण की विधि क्या है। पौधों को पोषण कैसे मिलता है। पादप केवल एकमात्र पादप ही ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और बाकी सब अपना भोजन बनाने के लिए तो दूसरे जंतु पर निर्भर करते हैं या पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर करते हैं। अब देखते हैं कि पादप मतलब पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। पोषक पदार्थ सजीव शारीरिक संरचना, वृद्धि और क्षतिग्रस्त भागों की रखरखाव के समर्थ बनाते हैं। यानी कि जो न्यूट्रिशन है, जितना हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, हमारी बॉडी में शारीरिक संरचना को रखने के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, या कहीं चोट लग जाए या कोई भाग खराब हो जाए तो उसके लिए हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सजीवों द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसकी उपयोग विधि को ही हम पोषण कहते हैं। अब जो जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे हम सुपोषण कहलाते हैं। अब पौधों के अंदर जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है वो फोटोसिंथेसिस होती है, जिसे हम हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ऐसे पादप जो खुद भोजन बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की मदद से, उसे स्वयंपोषी कहते हैं। और जंतु और कुछ जीव पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वो अपना भोजन बनाने के लिए किसी न किसी रूप में पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसे हम विषमपोषी कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का परिक्रम। अब देखो, पौधों की जो पत्तियां होती हैं उन्हें हम खाद्य फैक्ट्री कहते हैं। अगर क्वेश्चंस आ सकते हैं कि फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, विच पार्ट इज नोन एज द फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों का कौन सा भाग फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो फैक्ट्री होती हैं। जितना भी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचाना चाहिए वो मर्दा द्वारा उपस्थित जल, खनिज, सब जितना भी हमें ज़रूरत है कच्चे पदार्थ की, वो जड़ों द्वारा, मर्दा हो, जल हो, वो सब न्यूट्रिशंस तनों के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं और उन्हीं में वायु उपस्थित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड वायु उपस्थित होती है वो प्रवेश कर जाती है छोटे छोटे छिद्रों में। इन्हीं छिद्रों को रंध्र कहते हैं। और जो जल एवं खनिज होता है वो वाहिनियों द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ये वाहिनियाँ नली के समान होती हैं, पतली पतली छोटी छोटी नलियाँ होती हैं, जड़, तना, शाखाओं में पत्तियों तक फैली होती हैं। ये जो वहनियाँ होती हैं, कभी अगर हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से पेड़ को देखें तो हमें ये दिखाई देंगे, छोटे छोटे छिद्र भी दिखाई देंगी, ये वहनियाँ भी दिखाई देंगी। तो इन्हीं के द्वारा ये सब न्यूट्रिशंस जितना चाहिए, जल चाहिए, पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो वायु से पत्तियाँ खुद ही एब्जॉर्ब कर लेती है, ये सारा पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है। और पत्तियों के अंदर एक हरा वर्णक प्रेजेंट होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जिस बोलते हैं, क्लोरोफिल, वो प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की जितनी भी ऊर्जा का संग्रहण पत्तियों की सहायता से कर लेता है। इसी ऊर्जा का उपयोग करके जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। खाद्य संश्लेषण में हमेशा सूर्य की उपस्थिति में होगा, इसलिए प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ये क्वेश्चंस भी आ सकता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, और सनलाइट। इस पृथ्वी पर एक अद्वितीय परिक्रम है। पृथ्वियों द्वारा सौर ऊर्जा को संरक्षित कर लिया जाता है, क्योंकि हर टाइम तो धूप भी नहीं रहती।
आपने देखा होगा सर्दियों में काफ़ी कम धूप निकलती है या बरसात के मौसम में। तो जब ये इसे सौर ऊर्जा को अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करने के बाद जब भी इन्हें ज़रूरत होती है तो ये अपना खाद्य बनाने के लिए उसे यूज़ कर लेते हैं। अतः सभी जीवों के लिए सौर ऊर्जा का चरम स्रोत है। सबसे जो ऊर्जा का स्रोत माना जाता है वो सूर्य को ही माना जाता है। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। यदि पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधों को भोजन नहीं मिलेगा, और जो पादप सिर्फ अपने आप ही खाना बनाने पर निर्भर करते हैं तो इससे क्या होगा, वो बेचारे मर जाएंगे, जैसे हम लोग बिना खाने के। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी संभव नहीं की जा सकती। अगर प्रकाश संश्लेषण ना हो तो पृथ्वी पे जीना असंभव हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्ती की क्लोरोफिल कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रिया में विभिन्न समीकरण को दर्शाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। अगर इसे हम लिखना चाहें ब्रश की हेल्प से, ब्रश का यूज करके हम आपको दिखाते हैं। कलर ले लेते हैं, कोई भी डार्क कलर लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं, मान लिया हमने ले लिया। यहाँ पे CO2 प्लस HO2। CO2 क्या होता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, और HO2 वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सन की प्रेजेंस में। नीचे हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा। और प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड्स होता है, जल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन देता है। अब देखो क्या होता है, अगर हम रासायनिक अभिक्रिया अगर हम करें तो हम दिखाते हैं आपको कैसे होगा। हम CO2 ले लेंगे प्लस H2O, यहाँ पे हमारा सनलाइट आ जाएगा, नीचे क्लोरोफिल, इधर हमारा बनेगा C6H12O6 ग्लूकोज और प्लस O2 निकलेगा। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जो काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है। अब देखो इसी प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्युक्त होती है, यानी कि हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज होगी और वही ऑक्सीजन हम अपने लिए जीव जो होते हैं श्वास लेने के दौरान प्रयोग करते हैं। अब आपको ये क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाई गई हैं। कोशिकाएं भी पढ़ लेते हैं हम, क्या होती हैं कोशिकाएं। मानव शरीर में छोटी छोटी सी इकाई होती हैं, सूक्ष्म इकाई जो होती हैं, यानी कि बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ जो सेल होता है, यूनिट होती है जो बेसिक फंडामेंटल्स, उसे इंग्लिश में सेल बोलते हैं, हिंदी में उसे कोशिका बोलते हैं। और इसकी जो बाह्य संरचना होती है कोशिका की, उसे हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इसके अंदर एक केंद्रक होता है जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, और इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है जिसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। अब देखो ये पत्तियों की संरचना दी गई है। इसमें जो ये ग्रीन कलर का पिगमेंट दिखाया हुआ है, ये हरे रंग का पिगमेंट जो होता है ये क्लोरोफिल होता है, और ये स्टोमेटा है। ये छोटे छोटे जो पोर्स हैं, इन्हीं से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर होता है। अब देखो पत्ती की स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण परिक्रमा का संपन्न होना दर्शाता है। यदि पत्ती के अंदर स्टार्च आ गया है तो यही हमें दिखाएगा, यानी कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इज नोन एज द कंप्लीट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जो कंप्लीट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है वो पेड़ पौधों की पत्तियों के अंदर स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होना ही कहलाता है। अब देखो यहाँ से हमारे पास कोई क्रियाकलाप दिया हुआ है, शायद इसके लिए वो देख लेते हैं। पादपों को यदि हम एक गमला ले और उसे अंधेरे में 72 घंटे के लिए रख देंगे। अब हम देखेंगे कि अगर हम इससे आयोडीन प्रशिक्षण करें, आपने देखा होगा कि आयोडीन जो प्रशिक्षण होता है उससे हम स्टार्च का पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम, उस गमले को हमने 3-4 दिन के लिए अंधकार में रख दिया और उसके बाद हमने उसका आयोडीन का टेस्ट किया। उसके ऊपर हम देखेंगे जो ग्रीन लवण है, क्लोरोफिल था जो, वो लाल या भूरे रंग का हो जाता है, तो यानी कि उसके अंदर स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। अब कुछ जीवों की वृद्धि, जैसे कुछ जीव होते हैं वो दीवारों पे उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें हम शैवाल कहते हैं। पादपों में
कार्बोहाइड्रेट्स के अतिरिक्त अन्य खाद्य संश्लेषण होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनता है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन नाइट्रोजन पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। अब इसी प्रोसेस में हमने देखा कि नाइट्रोजन गैस अवस्था जो होती है वो मिट्टी में प्रचुर मात्रा में होती है और वायु में भी प्रचुर मात्रा में होती है। मिट्टी के अंदर कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उनके स्पेशल जो कंपाउंड्स बनाते हैं, कंपाउंड्स बना के वो ऊपर इन्वायरमेंट में भेजते हैं। जो वो कंपाउंड्स बनाते हैं वे यौगिक मृदा से के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। और जो हम खेतों में आपने देखा होगा यूरिया डालते हैं, यूरिया भी एक नाइट्रोजन का ही कंपाउंड है। तो वो जो कंपाउंड्स बनते हैं उसके लिए स्पेशल एक जीवाणु होता है राइबोसोम्स, उसकी प्रेजेंस में वे कंपाउंड्स बनते हैं। अब आता है विषमपोषी प्रणाली। विषमपोषी प्रणाली ऐसी प्रणाली होती है जिसमें पादप अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और वो दूसरे पादपों पर निर्भर रहता है। जैसे अमरबेल एक परजीवी है, वो जिस भी प्लांट के ऊपर जाएगी वो उससे ही अपना भोजन लेगी। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटभक्षी होते हैं, जैसे घटपर्णी, वो छोटे मोटे कीड़ों को खाते हैं। इनका घड़े का आकार का पत्ती होती है, जैसे ही कीड़ा आता है तो वो खुले रखते हैं, उसे ढक लेते हैं कीड़े को अंदर आते ही। इसमें कीटभक्षी पादप के अंदर बहुत बार एग्जांपल्स आता है बीनल फ्लाई ट्रैप और सैंड्यूब कीटभक्षी, दो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट उदाहरण है। मर्दजीवी पौधे ऐसे होते हैं जो सड़े गले खाने से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे मशरूम, चित्र में दिया गया है आपको मशरूम। जो मर्दजीवी होते हैं ये हमेशा अपना भोजन किसी भी मर्द या विघटित जीवित पदार्थों से, हमेशा जहाँ पे गंदगी होगी या सड़ा गला खाना होगा वहाँ से ये अपना भोजन लेते हैं। कवक और फंजाई ऐसे प्राणी हैं जो विभिन्न प्रकार के सड़ने वाली चीज़ों से ही अपना भोजन लेते हैं। जैसे ब्रेड पे फंगली लग गई है या फिर कवक भी ऐसी जगह होता है। उसके बाद आता है सहजीवी संबंध। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, ऐसे ही हम सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों से जड़ में रहते हैं और वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जड़ और पोषक देते हैं। जैसे लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं, एक सवाल होता है और दूसरा कवक होता है। सवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसलिए वो कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। अब कवक शैवाल को रहने के लिए जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, बदले में शैवाल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कराता है और कवक को खाना देता है। अब देखो मृदा में पोषक तत्व की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। मृदा के अंदर हमने देखा कि मृदा के अंदर लगातार पोषक कमियों की खनिजों की कमी होती जाती है। तो इसकी पूरी करने के लिए हम क्या करते हैं, खेतों में खाद डालते हैं या उर्वरक डालते हैं। खादों में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व रहते हैं, तो इनकी मात्रा को प्रचुर मात्रा में लाने के लिए हम खेतों में खाद डालते हैं। जो पोषक तत्वों से समृद्ध पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थ को हम खेतों में मिलाते हैं ताकि पौधों को भी भोजन मिले, पोषण मिले। तो पादपों में प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगर पादपों में हमें प्रोटीन को बनवाना है तो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जबकि वायु में नाइट्रोजन लगभग काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो परंतु पादप इसका उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। जैसे वे कार्बन डाई का उपयोग करते हैं, वैसे नाइट्रोजन को वे पौधे विलीय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं, वायुमंडल से लेके नहीं कर सकते। तो कुछ जीवाणु जिनका नाम राइजोबियम होता है, वे वायुमंडल नाइट्रोजन को विलीय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है, यानी कि लिक्विफाइड कर देता है नाइट्रोजन को। और परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ये चना, मूंग, सेम और अन्य फलीदार की जड़ों में रहता है और उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति कराता है। अधिकतर दालें फलीदार पदार्थों से प्राप्त होती है। इसके बदले राइजोबियम जीवाणु का आवास और खाद्य प्रदान कर। जो राइजोबियम होता है ये सहजीव संबंध रखता है। जो दालें होती हैं ये इसे क्या करते हैं, इसे खाना देते हैं और ये उन्हें रहने के लिए देता है। राइजोबियम जीवाणु को आवास और खाद्य प्रदान करता है और वो उसे खाना देता है।
अब इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, स्वयंपोषी जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, विषमपोषी जो अपना खाना बनाने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं, परपोषी जो अपना खाना बनाने के लिए किसी और के ऊपर निर्भर करते हैं, कीटभक्षी पादप ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो अपना खाना खुद ना बनाकर अपने खाने के लिए कीटों के ऊपर निर्भर करते हैं, जैसे वीनस फ्लाई या फिर घटपर्णी। पोषक न्यूट्रिशन के जो घटक होते हैं उसे ही हम पोषक कहते हैं। परजीवी जो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रखता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल पत्तियों के अंदर प्रेजेंट होता है, ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। मृतजीवी जो अपना भोजन बनाने के लिए मरे हुए जीवों पर या सड़े गले खाने पर डिपेंड करते हैं। रंध्र पौधों की पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। सहजीवी संबंध, दो पौधे जैसे लाइकेन, कवक और शैवाल, इसका एग्जाम्पल है लाइकेन, वे अपना पौधा भोजन बनाने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।